कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाले आज पानीपत पहुंचे और किसान विजेंद्र की जलकर हत्या के मामले में सरकार व पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि एफआईआर में न तो कंपनी के मालिक का नाम है, न ही कंपनी का सही नाम दर्ज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाए कि जब किसान ने मरने से पहले बयान दिया और वीडियो भी मौजूद है, तो फिर पुलिस ने सीधे मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया। सुरजेवाले ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या है। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री से 7 सवाल पूछे और कहा कि क्या विवादित जमीन के लिए गरीब किसान को जलाकर मार देना जायज है। सुरजेवाले ने सरकार पर बिल्डरों को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कार्रवाई कब होगी और कौन करेगा। उन्होंने कहा कि यह न्याय की मांग है। एक भाई पहले चला गया, अब दूसरा भी छीन लिया गया। परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है। इस सब मामले को लेकर सुरजेवाले ने क्या कुछ कहा, चलिए सुनिए। घिनौनी एक ऐसी दर्दनाक दास्तां को लेकर आपके बीच में आए हैं, जिसे सुनकर और देखकर बिल्डरों की जमीन महंगी, जलते किसानों और मरते किसानों की यही दर्दनाक कहानी है। हरियाणा में भाजपा सरकार और बिल्डर लॉबी का अनैतिक गठजोड़ अब किसान की जान का दुश्मन बन गया है। हरियाणा के 75 वर्षों में जो अपराध नहीं हुआ, वो पानीपत की धरती पर हुआ। भाजपा सरकार के संरक्षण और मिलीभगत से हुआ। इंसानियत के खिलाफ यह सबसे बड़ा अपराध है। किसी को जिंदा जलाकर कत्ल कर देना, मार देना। और यह पानीपत दबे की कहानी सब जानते हैं। सुमित कुमार नरवर की पेरेंट कंपनी है ट्राइडेंट होल्डिंग कॉरपोरेशन एलएलपी, जिसका पता है 310 प्रकाशदीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली। यह पता जरूर नोट कर लीजिएगा। इस लिमिटेड ट्राइडेंट पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड, 310 प्रकाशदीप बिल्डिंग, टॉलस्टॉय मार्ग, नई दिल्ली, वही पता है। इसने सेक्टर 19 में 125 एकड़ के लगभग जमीन में एक टाउनशिप डेवलप करने वाली है या कर रही है। इस कंपनी का रिकॉर्ड भी भारत सरकार के ट्राइडेंट पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड के में 99.9% शेयर, यानी पूरी कंपनी का मालिक ही हो गया। वो एक और कंपनी है ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड। ये इस कंपनी का मलकियत का सबूत है, ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। और इसमें यहां साफ लिखा है कि 99.9% ये इस कंपनी के पास है। और इस ट्राइडेंट इंफ्रा होम्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी सुमित नरवर हैं। तो पता भी एक है, कंपनी भी एक है, मलकियत भी एक है। ये तो कम से कम कागजात हैं कंपनी रिकॉर्ड के, जो मैं आपको भेज रहा हूं। पानीपत के इस प्रोजेक्ट बारे कई प्रॉपर्टी डीलर्स ने शायद प्री लॉन्च वेबसाइट भी जारी की हैं, जिन पर यह दिखाया गया है कि ये ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट है। उसकी एक प्रतिलिपि भी मैं आपको भेज रहा हूं। वो ये किसी ने वेबसाइट खोल रखी है, उसमें ये साफ दिखाया गया है। ये देखिए कि ये ट्राइडेंट का प्रोजेक्ट है। ये भी मैं आपको भेज रहा हूं। तो कम से कम ये तो साबित हो गया कि ये कंपनी है किसकी। ये तो कंपनी रिकॉर्ड के मैं सारे कागजात आपको पेश कर रहा हूं। पर कोई व्यक्ति भी अपना बिजनेस कर सकता है, सुमित नरवर भी कर सकते हैं। हमें किसी को, मुझे या शाह जी को या संधू साहब को या मलिक साहब को या कुंडू साहब को क्या एतराज हो सकता है। श्री सुमित कुमार नरवर की इस कंपनी ट्राइडेंट पार्क टाउन प्राइवेट लिमिटेड ने जबर का एक विवाद चल रहा है रमेश जी से। इनके भाई विजेंद्र, अब तो स्वर्गीय विजेंद्र कुमार हैं, स्वर्गीय विजेंद्र कुमार गांव निजामपुर से, क्योंकि वो इनकी जमीन जबरन लेना चाहते हैं। इसलिए ये आज तप्पड़ से उठकर मेरे साथ आए हैं रमेश भाई, उस दर्दनाक कहानी का गवाह बनने के लिए।
इन 3 भाइयों के पास 14 बीघे या लगभग 2 एकड़ जमीन है। पानीपत प्रशासन ने हरियाणा के सचिवालय और सफेद पोशों के दबाव में यह कहा फौरन इनका पार्टीशन करो और इनकी जमीन कंपनी को दो, और उन्होंने ऑर्डर जारी कर दिया आनन फानन में। पूरे पानीपत का प्रशासन, उसकी भूमिका डिप्टी कमिश्नर से लेकर तहसीलदार तक, उनकी भूमिका संदेह के घेरे में है। आखिर में यह हाईकोर्ट चले गए, मामला वहां पेंडिंग है। अब क्या हुआ? 2 वहां कोठा है, ट्यूबवेल है, इनका वहां बाग है, इनकी जमीन है। 2 जून 2025 की शाम को लगभग 8:30 और 9 के बीच में निजामपुर में जो हमारे ये भाई हैं विजेंद्र कुमार, ये अपने खेत में गए और जो वहां हुआ उस दिल दहलाने वाली हृदय विदारक घटना ने भाजपा सरकार की निष्पक्षता और कानून की मान्यता दोनों पर कालिख पोत दी। 2 जून 2025 को इस गरीब किसान, साधारण किसान, पानीपत के बेटे, जमीन से जुड़े विजेंद्र कुमार पर ज्वलनशील पदार्थ छिड़ककर उनको जिंदा आग लगा दी गई कंपनी के कारिंदों के द्वारा। वो बिलखते रहे, वो रोते रहे, वो तड़पते रहे। परिवार को फोन किया, रमेश भाई साहब ने और इनके बेटे रोहित ने, जो विजेंद्र के बेटे हैं, उन्होंने मुझे आज बताया कि जब ये मौके पर गए तो जलाने वाले वहीं खड़े थे ताकि ये सुनिश्चित करें कि शरीर की राख बन जाए, तब तक जाए ना, सब कुछ मिटा दिया जाए। इनके जाने के बाद वो मौके से भाग खड़े हुए। जब ये उन्हें दिल्ली उठाकर ले जा रहे थे तो इन्होंने बाकायदा उससे वीडियो पर पूछा कि क्या हुआ, तो खुद डाइंग डेथ डिक्लेरेशन, आप सब पत्रकार साथी वाकिफ हैं, उससे बड़ा तो कोई सबूत नहीं, उन्होंने ये बताया खुद किसान ने कि मुझे कंपनी के कारिंदों के द्वारा जलाया गया है। आप भाई सब खड़े हो जाओ, इनको दे दो जरा, कोई नहीं, कोई नहीं। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जितेंद्र, कृष्ण वीडियो चलाना, जो उनका आखिरी वीडियो है, कृपया करके उसे जरूर देखें ताकि मैं फिर आगे की बात आपको समझा सकूं। है आपके पास? अब सरकार प्रशासन की मिलीभगत देखिए। 2 जून को कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती, 3 जून को 12:46 पर एफआईआर दर्ज होती है, और उस एफआईआर की कॉपी भी मेरे पास है, वो ये रही। उस एफआईआर में मैं ये शाहजी को दिखा रहा था। उस एफआईआर में जो लिखा, अगर आप वो पढ़ लें तो आप चौंक जाएंगे। किस प्रकार से एक जलाकर मारने की हत्या की लीपापोती की गई है। पहली बात, एफआईआर में विजेंद्र किसान का कत्ल करने वाले किसी दोषी का नाम नहीं लिखा। अगर आप उसे पढ़ें ताकि बाद में मामला रफा दफा हो जाए। एफआईआर में किसान को जलाकर कत्ल करने को केवल शक लिख दिया गया है। शक, ये तो चश्मदीद गवाह है, इनका भतीजा चश्मदीद गवाह है, परंतु एफआईआर को तब्दील करने के लिए लिख दिया कि शक है। बस एफआईआर में कंपनी का नाम ही गलत लिख दिया गया है ताकि बाद में फिर मामला रफा दफा हो जाए। एफआईआर में कंपनी के मालिक, क्योंकि बेनिफिशियरी कौन है, जो 99.9% मालिक है, सुमित कुमार नरवर का नाम ही नहीं लिखा। और एफआईआर में गरीब किसान को जलाकर मारने का कारण नहीं लिखा। तो फिर एफआईआर क्या है? यह केवल असरदार कंपनी के मालिकों को बचाओ और पूरा मामला रफा दफा करो। इसलिए हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से 7 सीधे सवाल हैं। नंबर 1, श्री सुमित नरवर कौन है
और उनके भाजपा सरकार से क्या संबंध है? नंबर 2, क्या जमीन के मालिक किसानों को अब बिल्डर लॉबी को जमीन न देने पर जलाकर कत्ल कर दिया जाएगा? आपके एक और साथी वहां बैठे थे तप्पड़ पर, उन्होंने कहा मेरी भी वहां 1 एकड़ जमीन है, मुझे तो मेरी जान का भी अब खतरा है कि तो मुझे भी जलाकर मार देंगे, फिर हमें बचाएगा कौन गांव के लोगों को? क्या किसी कंपनी को विवादित जमीन के गरीब मालिक किसान को जलाने का अधिकार है? तीसरा सवाल, जब विजेंद्र की हत्या 2 जून 2025 को हुई तो पूरे यहां की प्रेस के साथियों को पता है, प्रशासन को पता है, पुलिस को पता है, तो एफआईआर क्यों अगले दिन क्यों दर्ज हुई? अगले दिन जाकर 3 जून 12:46 पर क्यों दर्ज हुई? ताकि बाद में दिखाया जा सके एफआईआर ही बिलेटेड है, लेट है, इसलिए बंदे बरी हो जाएं। क्या जब पूरी तरह से जले हुए किसान विजेंद्र का वीडियो पत्रकारों के पास उपलब्ध है, परिवार के पास उपलब्ध है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, तो पुलिस को क्यों नहीं मिल रहा? पुलिस को क्यों नहीं मिलने लग रहा वो वीडियो? उन्होंने उसका संज्ञान लेकर सीधा मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों अभी भी शक 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 लिख रहे हैं? अब शक क्या है? जब मरने वाले ने खुद बयान दे दिया तो उसके बाद शक की कहां गुंजाइश बची? चौथा सवाल, पुलिस ने विजेंद्र को जलाकर मारने वाली कंपनी के मालिकों, डायरेक्टरों और कारिंदों पर कत्ल का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? क्या नायब सैनी जी और बीजेपी असरदार कंपनी को बचा रही है? पांचवां सवाल, क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी कंपनी के इस लाइसेंस को इस आधार पर खारिज करेंगे? लाइसेंस तो खारिज होना ही चाहिए अगर लाइसेंस दिया है तो। क्या मुख्यमंत्री श्री नरवर की पंचकुला, गुड़गांवा, फरीदाबाद में जो कंपनियां हैं अब उनकी भी जांच करेंगे? क्या वहां भी कोई ऐसा हेराफेरी तो नहीं हुई? छठा सवाल, क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी किसान विजेंद्र की हत्या की जांच सिटिंग हाईकोर्ट जज से करवाने पर सहमत होंगे? क्योंकि पुलिस और प्रशासन और पूरी सरकार तो नतमस्तक है, मिली हुई है। और क्या मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी देर से ही सही अब ये सारे मुकदमे दर्ज कर, जांच ऑर्डर कर किसान विजेंद्र के परिवार को कम से कम 2 करोड़ रुपए का मुआवजा देंगे? ये हमारे 7 सवाल उनसे हैं। उनके भाई साहब रमेश जी भी यहां हैं और मैं इसीलिए उनको प्रार्थना की कि 10 मिनट के लिए आप समय निकालिए, यहां आइए, क्योंकि इस परिवार के साथ जो त्रासदी हुई है, आप में से किसी का, मुझ में से किसी का, हम सब यहां बैठे हैं, किसी का अगर माचिस या मोमबत्ती से उंगली जल जाए तो आदमी सहन नहीं कर सकता। विजेंद्र कुमार के पांव की चमड़ी को छोड़कर शरीर का ऐसा कोई हिस्सा नहीं था जो नहीं जल गया हो। उसके बावजूद भी उस साधारण किसान ने बयान दिया, उसका बयान भी आपके पास है। क्यों दर्ज नहीं हो रही एफआईआर? क्योंकि एक असरदार कंपनी के आगे नायब सैनी जी और उनकी सरकार नतमस्तक है। सवाल कोई पूछना चाहे तो? जो डाइंग डिक्लेरेशन थी उसने मरने वाला ये कह रहा, उनसे पूछा जा रहा था, उसने कहा जी हाँ इन्होंने मेरे को तेल अर्क लाया, बाउंसर का नाम लिया है। रमेश जी वहां मौके पे मौजूद थे। कितने बाउंसर थे, कितने लोग थे? क्योंकि मौके पे मौजूद थे ना, क्योंकि वो तो अकेला था जिसको जलाया गया। कितने लोग थे, बाउंसर थे? मैंने इनसे पूछा और भतीजे से भी पूछा और मैंने इन्हें कहा कि आप सारे बयानात पुलिस को दर्ज कराइएगा, क्योंकि आप बहुत सारी बातें कहेंगे तो बाद में फिर वो आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती हैं, लोगों को सजा नहीं मिलेगी। पर इन्होंने जो मुझे बताया कि जलाने वाले जब ये मौके पर पहुंचे, फोन आया और फिर एक टेलर को भी फोन गया, मैं मौके पे था जी, भतीजा रोहित गया, तो वहां वो मौके के ऊपर खड़े थे, भाग गए इनको देखकर। जैसे ही आने लगे वो देखकर भाग गए। कितने लोग थे वो बाउंसर? 5-6 थे जी वो। 5-6। चलो, प्रशासन कह रहा है कि हाईकोर्ट से केस हार चुके थे, डीसी कोर्ट से हार चुके थे। नहीं, हाईकोर्ट से नहीं आ रहे हैं जी, हाईकोर्ट में तो लगाया है केस। कहना है। और दूसरा मेरा सवाल, दूसरा एक कोई नहीं, आप पूछिए। आपने जो एप्लीकेशन में ये लिखा था कि शक है हमें, या आपने सीधा लिखा था कि वो चीजें हैं? मेरी आपसे 2 बात कहने।
मैं ये कह रहा हूं एक बात के लिए मान लीजिए, हालांकि रमेश भाई साहब कह रहे हैं हम केस नहीं है, सवाल केस हारने जीतने का है ही नहीं। सवाल ये है कि 1996 में से 2025 तक यानी 2024 तक ये इस जमीन के मालिक थे कि नहीं थे? क्या ये सही नहीं कि इनकी जमीन के तकसीम करवाकर आनन फानन में इनको जमीन से हटा दिया गया, परंतु उसके बावजूद भी इनका ट्यूबवेल था, इनका कोठा था। क्या इसका ये मतलब है मैं केस हार जाऊं तो आप मुझे जलाकर मार देंगे? मैं आपसे पूछता हूं, आपके विवेक पर छोड़ता हूं, आप सजग पत्रकार हैं। क्या कोई किसी कंपनी को, डेवलपर कंपनी प्लॉट बनाए, बिल्डिंग बनाए, बेचे, मुनाफा कमाए, ये उनका अधिकार हो सकता है, पर क्या किसी किसान को आग लगाकर कत्ल कर देना डेवलपर कंपनी का अधिकार है? और मारने वाले बाउंसर हो सकते हैं, मरवाने वाला कौन है? मैं आपसे पूछता हूं, फायदा किसको होने लग रहा है? भैया आप, कोई किसान आपको जमीन नहीं बेचना चाहता, परली तरफ से दीवार निकाल दो, परंतु नहीं, इसलिए कि सीना जोरी चलेगी। ये जो बिल्डर है इनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कोई कनेक्शन आपके पास हो तो? देखिए साहब, मैंने तो सवाल नायब सैनी जी से पूछे हैं, अब ये सवाल का जवाब उन्हें देना है कि उनका क्या क्या संबंध है इस कंपनी से। सर, आपने 7 प्रश्न जो है बीजेपी सरकार और मुख्यमंत्री से कहा। जी सर। आप कितने समय दे रहे हैं बीजेपी सरकार को इस मामले को लेकर कि वो सुलझाए, या फिर इसमें कांग्रेस का कुछ आगे क्या कुछ? आदरणीय मित्र, एक तो ये राजनीति का विषय नहीं। बुल्ले शाह जी यहां बैठे हैं, जितेंद्र कुंडू जी यहां बैठे हैं, मलिक साहब यहां बैठे हैं, छोकर साहब यहां बैठे हैं, संधू साहब यहां हैं। हम सब यहां क्यों आए? इसलिए कि पानीपत के और हरियाणा के किसान या गरीब मजदूर के ऊपर अत्याचार सहन नहीं होगा। यह बीजेपी बनाम कांग्रेस विवाद नहीं है, यह बीजेपी प्लस बिल्डर बनाम गरीब किसान और मजदूर विवाद है। इसकी परिभाषा को समझिए। और ऐसे में अगर गरीबों पर इस तरह से अत्याचार होगा, जमीनें छीनी जाएंगी, लोगों को जलाकर मारा जाएगा, माफ कीजिए 75 वर्षों में हमने तो कभी, जो सबसे बुरे से बुरा था, जो थोड़े बुजुर्ग पत्रकार हैं उन्हें याद होगा कि 1987 से 91 बड़ा खतरनाक समय इस प्रदेश ने देखा, और फिर 1999 से 2004, उस समय भी जिंदा जलाकर किसी को नहीं मारा गया। यह पहली बार है नायब सैनी जी के शासन में कि किसानों को जिंदा जलाकर बिल्डरों की कंपनियों के गुंडों के द्वारा मारा जा रहा है। इसका न्याय कौन करेगा? हम मुख्यमंत्री से न्याय नहीं मांगे तो आप बताएं किसके पास जाएं? पर यहां तो लगता है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जो लोग सत्ता में हैं वही अगर बिल्डरों की मलाई खाएंगे तो फिर न्याय कौन करेगा? इसलिए हमने न्याय की एक गुहार आज लगाई है। आपको नहीं लगता कि 2024 में जब कब्जे हो रहे थे इनकी जमीन पर, तब भी आप लोगों को आना चाहिए था? कि देखिए, किसान संगठन आया, ये लोग तब भी वहां पे सड़कों पर बैठे थे, सारी रात बैठे हुए थे वहीं पर। देखिए, अगर हमारे साथी उस समय पार्टी के नहीं जाकर बैठ पाए तो आगे भी नहीं जाएं, ये उचित? कोई अपराध हो सकता है क्या दुनिया में? मुझे कोई और अपराध याद नहीं। 2 सबसे बड़े अपराध हैं, एक किसी बहन या बेटी से बलात्कार का अपराध, और दूसरा जिंदा जलाकर मारने का अपराध। फौजदारी में गांव में आपस में चोट भी लग जाती है, कई बार कत्ल भी होते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, पर्चा भी दर्ज होता है कत्ल का। पर जानबूझकर मंशा दुर्भावना के साथ किसी व्यक्ति के पूरे परिवार को खत्म कर देना। 3 भाई हैं, एक पहले चला गया, एक अब इन्होंने छीन लिया, अब अकेले बच गए। आप मुझे बताइए, अगर आपके या मेरे परिवार के साथ हो रहा होता तो अपने पास क्या बीत रही होती? आज आत्मा भी रोती, खून भी रोता, शरीर भी रोता। ये वो न्याय की गुहार है जो आपके समक्ष अभी हम सब सारे साथी कांग्रेस पार्टी के इकट्ठे होकर रखने के लिए आए हैं। इसमें कोई राजनीति का विषय नहीं। जी, आप लॉ ग्रेजुएट हैं, आप खुद वकील हैं, हाई कोर्ट में ये केस ऑन गोइंग है, सुनवाई चल रही है, हाई कोर्ट भी कोई संज्ञान लिस्ट है इस मामले में जो कुछ हुआ है? सर, मैं तो ये कह रहा हूं, हाई कोर्ट को संज्ञान क्यों लेना पड़े? क्या इस देश में जिस व्यक्ति ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है संविधान की, उनका जमीर मर गया है? क्या सरकार नाम की कोई चीज नहीं है? क्या कोई कानून या संविधान का शासन नहीं बचा है?
क्या अब हाईकोर्ट को मुख्यमंत्री बना देना चाहिए हरियाणा का? फिर मुख्यमंत्री और मंत्रियों की जरूरत क्या? फिर तो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को मुख्यमंत्री बना दो। अगर उन्हें कानून लागू नहीं करना, अगर हाईकोर्ट को ही लागू करना पड़ेगा, हाईकोर्ट क्यों करे लागू? मुख्यमंत्री क्यों लागू नहीं कर रहे? प्रशासन क्यों लागू नहीं कर रहा? इनकी क्या जिम्मेवारी है? कानून लागू करना, दोषियों को सजा देना, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ एक साधारण किसान के साथ खड़ा हो जाना, यही तो कानून किसके साथ है? कानून सबसे कमजोर के साथ है। तो कानून सिक्कों की खनक के आगे बिके ना।